हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब एग्जाम बहुत पास में आ गया है। लगभग आपके पास 20-25 दिन का समय और बच गया है। इन 20-25 दिनों के समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और हूबहू वही पैटर्न के सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। कुछ भी हमको गलत सलत नहीं पढ़ना है। अब आप बिल्कुल धैर्य बना लो, है ना। टाइम देना चालू कर दो और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ, है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है। तो आज का हमारा पहला सवाल रहेगा। ये ऐसे सवाल है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सवाल यहाँ से। क्लियर है। तो देखिएगा, पहला सवाल ये हमारे पास प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आकृति के 4 यहाँ पर प्रतियां दिया गया है और बोला गया कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों आकृतियों में से कौन सा आकृति फिर बैठने वाला है। तो मैंने एक चीज नोट किया दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला आकृति में यहाँ पर आपके पास ब्लैक है, उसके बाद ये वाला पार्ट में क्या आ गया, ब्लैक आ गया, उसके बाद ये वाले पार्ट में ब्लैक आ गया। देख रहे हो। तो आगे कहाँ होना चाहिए फिर, तो ऐसे होना चाहिए जैसे आपके पास ये ऐसे गया है। ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। ये वाली लाइन को ऐसे खींच दिया गया है, ये लाइन को सीधा खींचा गया है और ये वाली लाइन को यहाँ से इस प्रकार खींच दिया गया है। तो आप क्या करोगे भाई, आपका भी काम होता है ये वाली लाइन को पूरा खींचो ऐसे। क्लियर है। और ये वाली लाइन को ऐसे खींचकर यहाँ से क्या कर देना है, मोड़ देना और इसको हम क्या कर देंगे, पूरा ब्लैक कर देंगे, ब्लैक ही। क्लियर है। और ये वाली लाइन को बिल्कुल सादा रखेंगे जैसे है यहाँ पर, बाकी जगह ऐसे। तो आप बताओ ये वाले डायग्राम की आकृति कहां पर दिखाई दे रहा है, कौन से ऑप्शन में। क्लियर। तो आप कहोगे ना तो ये ऐसा है, ना ही ये वाला है और ना ही ये वाला है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिले तो उन सवालों को छोड़ना नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देखोगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये गजब का सवाल है ना। कई बार व्यापक में ऐसे पैटर्न के सवाल पूछे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, दिए गए आकृति का मूल्यांकन कर सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना था। क्या बोला गया है भाई, यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है ना। एक सर्कल, एक ट्रायंगल और एक क्या दिया गया है, तो मैंने कहा एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक हमारे पास आयत है। ठीक है। अब हमको यहाँ पर कुछ अंक यहाँ पर अंकित करके दे दिया गया है और इन अंकों के आधार पर ही हमको क्या करना है, इन कथनों का सही जवाब है कि नहीं है वो ढूंढना है। क्लियर है। तो हमारा पास पहला जो कथन है ये बोला गया है, केवल वृत्त में निहित अंक 6 है। केवल कहने का मतलब है कि केवल वृत्त के अंदर होनी चाहिए। वो सर्कल आपके पास आयत में नहीं जा सकता, या आयत में होगा आपके पास वृत्त के साथ साथ, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ना ही ट्रायंगल में होगा वृत्त के साथ साथ, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम केवल उसी अंक को काउंट करेंगे जो केवल और केवल वृत्त में होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि क्या सही में आपके पास वृत्त के अंदर निहित अंक 6 है। तो मैंने कहा भाई ये 3 और 7 भी मेरे पास वृत्त के अंदर है और ये 4 भी है, लेकिन 3 आपके पास आयत के साथ भी है, 7 जो है आपके पास आयत के साथ, ट्रायंगल के साथ, दोनों के साथ है, और 4 आपके पास ट्रायंगल के साथ है। मुझे केवल और केवल वृत्त में बताना है, तो वृत्त के अंदर केवल 6 है, तो मैं कह सकता हूं कि के वाला कथन मेरा एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। आयत और त्रिभुज में निहित अंक 2 है। अब आपको ऐसे अंक ढूंढना है जो आयत के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर भी हो, लेकिन सर्कल में नहीं होना चाहिए, है ना। हमको यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया गया कि भाई आयत और त्रिभुज के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने कहा आयत और त्रिभुज में यदि कोई अंक है, 7 तो आपके पास तीनों में आ जाएगा, 4 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये 2 है भाई। ध्यान से देखना, ये आपके पास आयत में भी है और ट्राइंगल में भी है, मतलब ये वाला कथन भी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। वृत्त, त्रिभुज और में कुल अंक का योग है ना, वृत्त और त्रिभुज में निहित कुल अंक का योग 11 है। अब आप बताओ तो वृत्त और त्रिभुज में, तो वृत्त और त्रिभुज में कुल अंक कौन से, तो केवल वृत्त और त्रिभुज में देखना है। तो वृत्त और त्रिभुज में केवल 4 है, कुल अंकों का योग 11 तो हो नहीं सकता, मतलब एम वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। वृत्त और आयत में निहित अंक 3 है। अब बताओ तो वृत्त और आयत में सही में है क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल है, तो ये वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन कौन से कथन सही है, के सही है, एल और एन, मतलब के एल एन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलेंगे, ऐसे सवालों को आप अच्छे से क्या करना है, पढ़ने के बाद ही आप आंसर तक पहुंचना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर, नीचे दिए गए आकृति में कुल आयत, वर्ग, सरल रेखा और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, ये पूछा गया है ना भाई।
जो जो दिया गया है हम वही चीज क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब यहाँ ध्यान समझना, ये अंदर में जो आकृति है ये आयताकार है। क्या है भाई, आयताकार। इसको आपको समझना है कि अंदर में जो भी आकृति दिखाई दे रहा है कैसे है, आयत है। इसको वर्ग मानने की गलती मत करना, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, मतलब अंदर में अंक आयत है। अब बोला गया कुल आयत की संख्या क्या, 14 है। तो मैंने कहा ध्यान समझा कि ये मेरे लिए एक आयत हो गया भाई, ठीक है। ये दूसरा आयत, ध्यान समझना, ये तीसरा आयत, और ये मेरे लिए चौथा आयत। क्लियर है, 4 आयत तो हो गया। उसके साथ साथ ये 5 आयत होगा, ये नीचे वाला 6 आयत होगा भाई। उसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं कि ऊपर से यदि नीचे आ जाऊं, ये मेरे पास 7 आयत होगा, और ये मेरे पास 8 आयत होगा, मतलब अंदर में टोटल 8 आयत है। क्लियर है। फिर मैं बात करूं, ये तो मेरे पास वर्ग है ना, 8 यहां से यहां तक आऊं तो ये 9, ठीक है, यहां से आऊं तो ये 10, और ये पूरा हो जाएगा 11, मतलब 3 ऐसे हैं, ठीक है। और 3 ऐसे होंगे, फिर ये मेरे पास यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक ये 2, और पूरे ये 3। क्लियर है। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। मतलब मैं कह सकता हूं कि आयत की संख्या 14 है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, के वाला कथन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट होगा। फिर कुल त्रिभुजों की संख्या क्या, 12 है। तो मैंने कहा आप ट्रायंगल गिन लेते हैं। ट्रायंगल कौन कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये मेरे लिए एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल, ये 5 ट्रायंगल, ये 6 ट्रायंगल, ये 7 ट्रायंगल, और ये 8 ट्रायंगल। 8 ट्रायंगल के अतिरिक्त और कहीं ट्रायंगल भाई, तो आप कहोगे 8, और ये मेरे पास 9, और नीचे में ये 10। यहां से देखा जाए तो ये 11, और यहां से देखा जाए तो ये 12। मतलब एकदम करेक्ट है। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। फिर कुल सरल रेखा की संख्या 11 है क्या। अब सरल रेखा हम गिन लेते हैं भाई। सरल रेखा को अलग अलग से दर्शा रहा हूं मैं। देखो ये एक रेखा, ये 2 रेखा, है ना, 1 मिनट, ये एक रेखा, इसको हटा देते हैं अभी, ये 2 रेखा, ये 3 रेखा, और ये 4 रेखा। क्लियर है। उसके अतिरिक्त और 4 रेखाओं के अतिरिक्त कोई अलग कलर, हाँ, ये 5 रेखा, ये 6 रेखा, ये पूरा 7 रेखा, और ये पूरा 8 रेखा। क्लियर है, ठीक है। 8 रेखा होगा भाई, 8 रेखा। उसके अतिरिक्त 8 के अलावा 8 के अतिरिक्त देखो, 8 के अलावा ये होगा आपके पास 9 रेखा, ये 10 रेखा, ये 11 रेखा, ये 12 रेखा, ये 13 रेखा, ये 14 रेखा, है ना, 14 रेखा। ये तो हो गया सब 14 रेखा। और कहीं भाई 14 रेखा, तो कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए। यहाँ पर 11 लिखा गया, तो ये वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। कुल वर्ग की संख्या क्या, 9 है। तो हमारे पास ये तो आयत है, तो ये होगा आपके पास 1 वर्ग, ये 2 वर्ग, ये 3 वर्ग, और ये 4 वर्ग, और बीच वाला 5 वर्ग है। तो ये वाला कथन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, तो मैंने कहा के और एल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। जी, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। मेढा, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। आप एक बार में पढ़कर ये तो समझ गए कि भाई ये पारिस्थितिक तंत्र को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब पारिस्थितिक तंत्र को शो कर रहा है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होता है, खाद्य श्रृंखला में खाद्य क्रम कैसा होता है। तो मैंने कहा उत्पादक से आपके उपभोक्ता तक होंगे, है ना, उत्पादक, फिर उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद और जो भी होंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले उत्पादक होता है हमारे पास घास, है ना भाई। घास को खाने का काम कौन करता है, टिड्डा जो होते हैं आपके पास, ये टिड्डा छोटे छोटे कुत्ते ना, छोटे छोटे मेढक टाइप के कुत्ते, मेढक टाइप के नहीं, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, केकड़ा टाइप के, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं। अब टिड्डा घास को खा गए, टिड्डा टिड्डा के ताक में रहता है आपके पास मेढक, है ना, शायद स्वादिष्ट रहता होगा, मेढक खा जाएगा। मेढक के ताक में रहेगा आपके पास कौन, सांप। ये सांप खा जाता है किसको, मेढक को। और सांप को खाने का काम गरुड़ करता है। यही गरुड़ जो है आपके पास वैष्णव धर्म में, है ना, हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के क्या है, वाहन माने जाते हैं। तो ये रहा खाद्य श्रृंखला के कुछ स्टेप की। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, और अंत में सांप को खा जाता है गरुड़। तो क्रम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले घास, मतलब ओ पहला नंबर, उसके बाद एम दूसरा, उसके बाद के तीसरा, उसके बाद एन चौथा, और लास्ट में आपके पास होना चाहिए एल। एल लास्ट में होना चाहिए, तीनों जगह है, समस्या कर दी हमारे लिए।
ओ पहले होना चाहिए, तो ओ यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर नहीं तो कट जाएगा, ये दोनों है, और इनमें से ए लास्ट में होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो ये कथन दिया गया है, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते। ये हमारे पास एक कथन दिया है, और कथन के यहाँ पर दो निष्कर्ष निकालकर बता दिया गया है। ध्यान समझना, कथन क्या बोल रहा है तो समझना है कि धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देते। ये हमारे पास कथन है कि भाई जो धर्म के ऊपर आस्था रखते हैं और जो ऊपर वाले से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते। यही हमारे कथन का कहना है। अब हमने दो निष्कर्ष निकाल लिए कि धोखा देने वाले व्यक्ति नास्तिक होते हैं। मतलब भाई यदि मान लो वाकई में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो धर्म परायण होते हैं, वो लोग धोखा नहीं देते, तो जो धोखा देंगे क्या वो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते? ऐसा नहीं है। ये आपके पास कथन सार्वभौमिक नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर एक धर्म परायण व्यक्ति धोखा नहीं देगा, या भगवान को मानने वाले धोखा नहीं दे सकता, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है भाई, है ना। कई धर्म को मानने वाले या धार्मिक या ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी धोखा दे देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो पहला जो मेरे पास निष्कर्ष है ये एकदम गलत हो जाएगा कि धोखा देने वाले व्यक्ति नास्तिक होते हैं। भाई नास्तिक की बात ही नहीं है। नास्तिक मतलब वो जो भगवान को नहीं मानते उनको नास्तिक कहेंगे। क्लियर है? धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। हाँ, एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि जो धर्म परायण होते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म है, और धर्म है तो कहीं ना कहीं धर्म से सद्गुणों का विकास जरूर होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, फिर नीचे दिए गए श्रृंखला का अगला आने वाला पद होंगे। कौन कौन से आने वाला पद हो सकता है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। अब चार ऑप्शन में केवल एक सही होते हैं, उसको मारकर आगे नहीं बढ़ना है। कई लोग ऐसे में धोखा खाए हैं, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। पता चलता है कि भाई तीनों या चारों सही हो रहा है, बाद में पता चलता है अरे भाई और आगे ढूंढते तो कुछ ना कुछ तो मिलता। इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूँ कि पॉसिबल संभावना जितने भी पॉसिबल वैल्यू है उन पॉसिबल वैल्यू को छांट लो, है ना। क्या पता कि हमने एक छांटे, पता चल रहा तीन तीन और खड़ा था वहां पर, है ना। हमको बन रहा था वो सवाल, लेकिन हमने जल्दबाजी में या हम ना देखते हुए, है ना, उसको क्या कर दिए, गलत कर आ गए। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों, ऐसे सवाल बनेंगे बहुत सारे। अब यहाँ पर जो अंक दिया गया उसी को लिख दे रहा हूँ। D4 दिया गया है, फिर उसके बाद F6 दिया गया है, फिर उसके बाद H8 दिया गया है, उसके बाद J10 दिया गया है। आपको पता है यदि मैं इंग्लिश के ग्रामर के जो वर्ण है, अक्षर है, अक्षर का अंग्रेजी करूं तो D चौथे नंबर का अक्षर होता है, A छठे नंबर का, H आठवें नंबर का और J 10वें नंबर का। तो आप कहोगे 4 में 2 जोड़ दिया गया है, 6 लिख दिया गया है, 6 में 2 जोड़ दिया गया है, 8 लिख दिया गया है, 8 में 2 जोड़ दिया गया है 10। तो आगे भी मैं जोड़ूंगा 2, तो भाई 10 में 2 जोड़ूंगा तो 12, और 12 किसका होता है, तो आप कहोगे L का होता है। तो ये वाला कथन मेरा एकदम करेक्ट है, L। और आगे हम बढ़ेंगे, 12 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे 14, और 14 होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर N का होता है। किसका होता है? N का होता है भाई, N का। तो ये वाला कथन भी सही है। और आगे बढ़ूंगा, 14 में यदि मैं जो 2 जोड़ कर देखता हूँ तो हो जाता है 20, 20 कहता हूँ, कितना होता है भाई, 16। ठीक है, कितना होगा, 16, और 16 होता है आपके पास P का। तो ये वाला भी मेरा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट है। और आगे बढ़कर देखूंगा कि भाई 16 में यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो 18 होता है, और 18 R का होता है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, 20 दिया गया है। तो ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन से, K L और M, K L और M। ऑप्शन नंबर जो D होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया, आने वाले पद होंगे, अगले आने वाले पद कौन कौन से हो सकते हैं वो हमको बताना था। क्लियर है? वो भी क्रम से। आगे बढ़ते हैं। रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब उसके हिसाब से आपके पास 4 कथन दिया गया है। तो हम सबसे पहले तो सवाल को डील करते हैं बढ़िया से। रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ध्यान देना दोस्तों, ये वाली दिशा पूरब होता है, ये वाली दिशा उत्तर कहलाता है, ये वाली दिशा पश्चिम, और नीचे वाला दिशा आपके लिए दक्षिण का काम करता है। क्लियर है? अब बोला गया है
कि रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। हो सकता था रमेश यहाँ था, पूरब दिशा में चलेगा, ये वाले डायरेक्शन में कितना चल गया भाई, मैंने कहा 5 किलोमीटर चला, चलो 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है, क्लियर है। फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। आप दाहिने कैसे मुड़ोगे, जब आप पूरब दिशा में जा रहे, दाहिने हाथ ये वाला है, लिख रहा हूं उसमें, तो दाहिने नीचे पड़ेगा और यहां से वो 8 किलोमीटर चल जाएगा। चलो 8 चला ही देते हैं इसको, 8 चलेगा, मतलब दक्षिण में आ गया 8 किलोमीटर चलकर, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर फिर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर फिर बाईं मुड़ेगा। अब आप नीचे जा रहा हो तो बाईं इस साइड पड़ेगा, तो मैं अब यहाँ से बाईं चलाऊंगा और कितना 5 किलोमीटर चलता है। चलो भाई 5 किलोमीटर फिर चल गया, ये 5 किलोमीटर फिर चला। फिर आगे क्या बोला गया है, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर। अब उधर जा रहा है, बाईं बोला गया मतलब ऊपर मुड़ना पड़ेगा, और ऊपर मुड़ेंगे तो हम बाईं ओर मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर का हो गया, क्लियर है, ये हमने बना लिया डेटा। अब क्या बोला गया, प्रारंभिक स्थान से क्या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों लाइन आपस में कैसे पैरेलल है भाई, ये भी 8 किलोमीटर, ये भी 8 किलोमीटर, और इन दोनों के बीच यदि 5 है तो ये वाला गैप भी कितने का होगा, तो आप कहोगे ये वाला भी 5 किलोमीटर का होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु में 5 और 5 को जोड़ेंगे, 5 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। रमेश पहले यहाँ था, यहां से यहां गया, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो मैं कह सकता हूँ के वाला कथन एकदम करेक्ट होगा, क्लियर है। अभी उसका मुख पूर्व दिशा में है भाई, अभी उसका मुख किस दिशा में भाई, ये दक्षिण से ऊपर जा रहा है, तो उसका मुख कहाँ होना चाहिए, अभी उसका मुख तो उत्तर दिशा में होना चाहिए ना, तीर के निशान देखो है, तो ये वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में, प्रारंभ से वो क्या सही पूर्व में है, तो आप कहोगे प्रारंभ से पूर्व में है, अतः मैं कह सकता हूं कि एम वाला कथन करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक स्थान से 26 किलोमीटर की दूरी है, तो गलत ही हो जाएगा, हमने तो 10 किलोमीटर दूरी निकाले हैं। तो कौन कौन सही है, के और एम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलेंगे और ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, डील करना है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछा गया है ना। ध्यान से देखो, इन तीनों आकृतियों में जो अंक है उनके बीच कुछ ना कुछ आपस में संबंध है ना, और संबंध के आधार पर बीच में 26, 62 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन सा अंक आएगा पूछा गया। अब ध्यान समझना, मैंने एक चीज कहा कि यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए, इन दोनों का, मैंने कहा 5 × 4 प्लस इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए 2 × 3, तो आप कहोगे कि भाई 5 चौके 20 और ये हो गया 3 दूनी 6, जोड़ने पर कितना हो रहा है 26, मतलब मुझे बीच वाला अंक क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मतलब इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में गुणा किया तो बीच वाला, उसी प्रकार 5 और 6 का गुणा किया गया होगा, फिर तो 5 × 6 प्लस 4 और 8 का गुणा किया गया होगा, 4 × 8, जोड़कर देखते हैं 5 छक्के 30 और ये हो गया 8 चौक 32, 30 और 32 को जोड़ने पर 62, ये भी हमारे पास करेक्ट है। मतलब सेम नियम को वाला भी काम करेगा। अब यहाँ पर 5 और 7 का गुणा कर देते हैं, 5 और 7 प्लस 3 और 8 का गुणा कर देते हैं, 3 और 8, तो आप कहोगे 5 × 7 = 35 प्लस यहाँ पर 8 × 3 = 24, 35 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, 59 है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल बनेगा, ऐसे सवालों को बहुत ही अच्छे से क्या करना है, डील करना है। इसके अतिरिक्त और कोई सवाल नहीं भाई, है ना। एक सवाल और है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:10 हुआ है, तो घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। अब घड़ी से मान लो सवाल आए, दर्पण प्रतिबिंब से सवाल आए, तो मेरे प्यारे दोस्तों दर्पण में यदि आप देखे हो और इसको वास्तविक घड़ी में देखने में क्या दिखेगा ये पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना 11:60 में से क्या करना है, जो भी आपके पास समय है उसको घटाना है, क्लियर है। दर्पण में दिया रहेगा तो घड़ी में आ जाएगा, और घड़ी में दिया रहेगा तो वो दर्पण में दिखाई देगा, वो वाला समय आ जाएगा। तो मैंने कहा 7:10 है, 7:10 को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। 60 में 10 घटाऊंगा तो 50 और 11 में 7 घटेगा तो 4, मतलब मैं देखूंगा जब उसको सही समय, तो मैं 4:50 बताऊंगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा रीजनिंग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अगली क्लास में नए एनर्जी, नए जुनून, नए जोश के साथ, क्लियर है। तब तक वीडियो देखते रहें, सवाल बनाते रहें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।